कहानी की शुरुआत में हम लोग को डीमन लॉर्ड के कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पर तबाही मची हुई है। ऐसा इस वजह से क्योंकि डीमन लॉर्ड से इस समय पर 4 लोग लड़ रहे हैं। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा साइज में बड़ा है और साथ में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। इसी वजह से सभी लोगों को उसे हराने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन अब वो लोग अब एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। सभी लोग अब अपनी पावर का यूज करके अपने तलवारबाज की मदद करते हैं, जिससे उस तलवारबाज को मौका मिल जाता है डीमन लॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट जाकर हमला करने का। उस हमले के लगने के बाद अब डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब वो हार कर नीचे गिर जाता है। और अब इसी ही चीज को अब किंगडम के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं और इस समय पर वो लोग राजा के दरबार में हैं। वहीं पर ही हम लोग को उन्हीं 4 लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा अब उन्हीं 4 लोगों से कहता है कि तुम लोग ग्रेट वॉरियर्स हो, तुम लोगों ने हीरो की मदद करी है और इससे ही डीमन किंग हार गया है। तुम लोगों ने काफी कमाल का काम किया है, इससे वजह से मैं तुम लोग को सेज बनाता हूँ। तुम सभी लोग बनोगे सेज फायर, अर्थ, वाटर और विंड के। मैं तुम लोग को ये टाइटल देता हूँ। ये टाइटल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस को ही दिए जाते हैं, यानी कि मैं तुम लोग को ऑफिशियली द 4 एम्परर्स बनाता हूँ। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एफ्टल, वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुनकर कि उसको ये वाला टाइटल मिला है। वो अब अपने मन में कहने लगता है कि इस दुनिया के अंदर जो एम्परर का टाइटल होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि नोबल फैमिली से होते हैं। और भले ही जो ये टाइटल है ये सिर्फ मैजिक की दुनिया में ही काम करते हैं, पर फिर भी हम लोग को जो ये रिवॉर्ड मिला है ये काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद अब राजा भी आकर अब एफ्टल से कहते हैं कि मैजिक की दुनिया के अंदर तुम भले ही सबसे माइटीएस्ट नहीं हो, पर फिर भी मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ एम्परर का, क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। आज से तुम्हें सभी लोग लाइटनिंग एम्परर बुलाएंगे। ऐसे बोलकर अब राजा अब एफ्टल के सर पर अब ताज बना देता है। वहीं पर एफ्टल तो अब ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो इस चीज के लिए राजा का शुक्रिया करता है। वहीं अब ऑडियंस ये देखकर फिर से अब चिल्ला चिल्ला कर अब उन लोग की वाह वाह कर रही होती है। वहीं अब एफ्टल भी अपने मन में कहने लगता है कि मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे 40 साल लगाए हैं मैजिक को स्टडी करने में, और अब इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे वो रिकॉग्निशन मिली गई है जो कि मुझे इतने समय से चाहिए थी। अब अगले सीन में हम लोग को कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एफ्टल है वो अब पहले से ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और अब उसके पास एक लड़की आती है जो कि एक्चुअली में उसकी एक स्टूडेंट है। वो आकर कहती है कि मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो आ जाओ। और हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है। इस लड़की का नाम है मैरलिन। जिसके बाद अब एफ्टल जाकर मैरलिन के साथ साथ और भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। सभी बच्चे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। एफ्टल भी उन्हें अच्छे से बता रहा होता है कि उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस ट्रेनिंग को करने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं और अब वो लोग रुक जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लेने के बाद एफ्टल अब उन लोगों से कहता है कि फिर से तुम लोग को लेवल 4 की स्पेल को ट्राई करना होगा। तो मैरलिन कहती है कि वो तो हम लोग कर लेंगे, आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। तो अब एफ्टल भी अब मजाक में ही बात टाल देता है और कहता है कि मैं लेकिन अभी थका नहीं हुआ हूँ। जो सुनकर अब मैरलिन थोड़ी सी उदास सी हो जाती है। इससे एफ्टल को भी समझ आ जाता है कि मैरलिन को कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग को अब पास्ट का फिर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफ्टल और उसके साथियों ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया था। हमें पता चलता है कि उस समय पर हमले की वजह से जो मैरलिन की मदर थी, जो कि एक्चुअली में एक डीमन थी, हमले की वजह से वो भी मर गई, लेकिन जो उसकी बच्ची थी यानी कि जो मैरलिन थी वो बच जाती है और अब वो रो रही होती है। ये चीज एफ्टल को देखनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और अब वो मैरलिन को उठा लेता है और इसी तरीके से वो उसे एडॉप्ट कर लेता है। सीना वापस से प्रेजेंट कहा जाता है। एफ्टल अब उसी सिनेरियो को ही याद करके अपने मन में अब मैरलिन से कह रहा होता है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे क्लैन के काफी सारे लोगों को मारा है। तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी यहाँ पर चिंता हो रही है। इसके बाद अब एफ्टल अब उन लोगों से कहता है कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो फिर से लेवल 4 की स्पेल को फिर से ट्राई करो। तो अब सभी बच्चे तो रेडी हो जाती है, लेकिन मैरलिन अब एफ्टल से कहती है कि प्लीज हम लोग को लेवल 6 की स्पेल सिखाओ। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और अब मैरलिन से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ लेवल 5 की ही स्पेल अभी अभी सीखी है। ये देखकर तो अब एफ्टल भी अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो काफी जल्दबाजी है मैरलिन, हमेशा से तुम ऐसे रही हो। जिस पर मैरलिन कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, आपको पता ही है कि मैं कमाल की हूँ, ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं लाइटनिंग एम्परर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। तो अब एफ्टल कहता है कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हम लोग को अभी तक अपने कॉन्सेंट्रेशन पर ही ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
जिस पर मैरलिन कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ऐसा बोलकर अब वो कहती है कि नहीं रहने दो। ऐसा बोलकर अब इस तरीके से बात को टाल देती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को मैरलिन को फिर से दिखाया जाता है। उससे फॉरेस्ट में जाने की परमिशन तो नहीं है, पर फिर भी अब वो अंदर चली जाती है। वो काफी डरी हुई तो होती है, लेकिन वो फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गई है। काफी हिम्मत जुटाते हुए वो अंदर जाती है और सामने उसे एक केव दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा दूंगी। ऐसे करके मैं साबित कर दूंगी कि मैं लाइटनिंग एम्पर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। इससे मास्टर एफ्टल की जगह मैं सही बच्चों को पढ़ाऊंगी और मास्टर एफ्टल आराम से रेस्ट कर पाएंगे। ऐसा सोचकर वो अंदर तो चली जाती है। उसे लगा था कि वो मॉन्स्टर्स को हरा देगी, लेकिन जितना उसने सोचा था वो मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। इस वजह से अब उसको वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर उसी का ही पीछा कर रहा होता है। मैरलिन भी अपने मन में सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, लेवल 4 का मैजिक इस मॉन्स्टर पर काम क्यों नहीं कर रहा है। मेरे पास इसे हराने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। ऐसे बोलकर अब वो रुक जाती है और वो अपनी स्पेल को तैयार करने लगती है। काफी फोकस करके अब वो एक लेवल 6 के मैजिक को तैयार कर देती है, जो कि थंडरबोल्ट होता है। ये देखकर वो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार लेवल 6 की स्पेल को यूज कर पा रही है। इसके बाद वो हमला जाकर अब उस मॉन्स्टर को लग जाता है। ये देखकर मैरलिन खुश हो जाती है कि उसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। इस वजह से वो काफी रिलैक्स हो जाती है और उसके गार्ड डाउन हो जाती है, यानी कि वो हमले के लिए तैयार नहीं थी। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर था उसे तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। वो अब मैरलिन के हमले से बाहर निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर का हमला भी काफी खतरनाक होता है। मैरलिन अब दूर जाकर गिरती है और अब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अब एकदम उसके पास आ जाता है उसे खाने के लिए। मैरलिन भी अब डर जाती है और अब वो तो अपनी आंखों को बंद ही कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक धमाके की आवाज आती है। उससे पता चलता है कि आवाज तो एफ्टल की थी, जो कि यहाँ पर आ चुका है और उसने हमला करके उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। मैरलिन भी अब एफ्टल को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एफ्टल तो अब उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। वह उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस फॉरेस्ट से दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। तो मैरलिन भी उसे गुस्से में देखकर डर जाती है और उसे माफी मांगती है। वहीं अब एफ्टल अब उसे शांत करता है और कहता है कि सुनो, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल सिर्फ तुम्हारी ही है, लेकिन तुम काफी जल्दी कर रही हो। पावर एक ऐसी चीज होती है जिसे तुम्हें सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख पाओगी। वो अब ये सब बातें कह ही रहा होता है, लेकिन तभी मैरलिन अब देखती है कि एफ्टल के पीछे तो वो मॉन्स्टर फिर से आ चुका है। इस चीज के बारे में तो अब एफ्टल को ही पता चल जाता है। वह उस मॉन्स्टर से कहता है कि इस समय पर मैं इसे लेक्चर दे रहा हूँ, तुम मुझे बीच में इंटरप्ट मत करो। ऐसा बोलने के बाद एफ्टल अब लेवल 10 की स्पेल को सीधा यूज कर देता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। ये स्पेल भी अब काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इससे अब काफी तेज लाइटनिंग निकलती है, जो कि उस मॉन्स्टर को हरा देती है। वह ये ताकत देखकर तो मैरलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में अब वो अपने घर पर वापस आती है। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो उसे याद करके कह रही होती है कि जो मास्टर एफ्टल है वो तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरी तरफ एफ्टल भी अब उसे कहता है कि तुमने आज बहुत पढ़ाई कर ली है, जाओ जाकर अब सो जाओ। तो अब मैरलिन भी मान जाती है और अब वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से एफ्टल को अब खांसी आ जाती है, वो भी काफी जोरों वाली। ये देखकर मैरलिन को उसकी चिंता हो जाती है और अब वो उसके पास जाती है और देखती है कि जो एफ्टल है वो तो खून की खांसी कर रहा है। वहीं पर अब एफ्टल को पता चल जाता है कि उसको जो बीमारी हो रखी है वो अब तो और भी ज्यादा सीरियस हो रही है। मैरलिन भी अब उसे देखकर अब चिंता में आ जाती है। तो अब एफ्टल कहता है कि ओ, तो तुमने नोटिस कर ही लिया। जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये तो मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था, इसी वजह से ही मैं सारे लेक्चर्स को इतनी जल्दी से सीख रही थी और मैजिक को भी, जिससे कि आपको रिलैक्स करने का मौका मिल सके। प्लीज आप अपना ख्याल रखो, जितना हो सके आप उतना रेस्ट लेने की कोशिश करो। तो अब एफ्टल कहता है कि नहीं, मेरे पास काफी थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। ये सुनकर अब मैरलिन अब उससे कहती है कि आखिरकार आप इतने बीमार होने के बाद भी मैजिक की ट्रेनिंग क्यों करते हो। जिस पर एफ्टल कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, जो कि मेरे मरने के बाद इस दुनिया में आएंगे। इस दुनिया के अंदर मैं भी ताकतवर बनना चाहता था, सबसे ज्यादा ताकतवर। सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में हर एक मेज इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट मेज बनना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा।
तो अब मैरलिन कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन आप तो काफी ज्यादा ताकतवर ऑलरेडी हो। जो लाइटनिंग एम्पर है वो सभी से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आज भी आपने एक 10 लेवल की स्पेल को इतना इजीली यूज किया। वहीं पर अब एफ्टल तो अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझसे यंग लोग हैं वो मुझसे भी ज्यादा काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। डीमन किंग के साथ जो मैंने वो बैटल करी थी उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैं ही कर रहा था और कोई भी नहीं। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को फिर से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा बेफ्टल के पास आकर कहता है कि फ्लेम एम्परर ने अपनी मैजिकल एप्टीट्यूड पे थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। ऐसा बोलकर वो सारी डिटेल को बेफ्टल को दे देता है। अब बेफ्टल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एक पर्सन के मैजिक एप्टीट्यूड को देखना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था अब तक, लेकिन फ्लेम एम्परर ने ये करके दिखा दिया कि आखिरकार ये किया कैसे जाता है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि फ्लेम एम्परर काफी ज्यादा जीनियस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और अब वो इसी चीज को चेक करने के लिए अपने सभी स्टूडेंट्स को बुला लेता है। सबसे पहले अब वो मैरलिन के बालों को लेकर अलग अलग ट्यूब के अंदर डाल देता है। उस ट्यूब के अंदर दरअसल कुछ स्पेशल मैजिक वाटर है, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे फायर, अर्थ, वाटर और विंड। और अब पानी अचानक से ग्लो करता है और अब पानी में अलग अलग कलर आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लू और ग्रीन कलर ज्यादा शाइन कर रही होती हैं। एफ्टल अब कहता है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि लाइट जितनी ज्यादा तेज होगी और कलर का जो कलर है वो भी काफी ज्यादा डीप होगा, उससे ये इंडिकेट होगा कि रैंक तुम्हारी कितनी है। ई से एस रैंक तुम्हारी हो सकती है कलर और लाइट के स्ट्रेंथ को देखकर। और क्योंकि इस समय पर ये ग्रीन और ब्लू काफी ज्यादा तेज ग्लो कर रहे हैं और इनके अंदर काफी ज्यादा ब्राइट कलर भी है, इससे ये पता चलता है कि मैरलिन तुम्हारे पास वाटर और विंड की जो पावर है वो एस रैंक की है। वहीं पर अब दूसरी लड़की कहती है कि लेकिन जो बाकी के ट्यूब है वो रेड और ब्राउन कलर की है। इसका मतलब मैरलिन की जो फायर स्किल है वो सी रैंक की है और अर्थ मैजिक बी रैंक की है। वहीं पर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं मैरलिन की ये स्किल देखकर। वहीं पर अब एफ्टल भी अब अपने मन में कहता है कि मैरलिन के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैंने उसे तब से पाला है जब से वो एक बेबी थी, इसलिए मुझे पता है कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है ये 100% सही है। ऐसा बोलकर अब वो कहता है कि हमारे पास जो फिलहाल में तरीका है मैजिक को सीखने का, उसका तरीका ये है कि एक स्टूडेंट को सारी ही टाइप की बेसिक स्पेल को सिखा दो। और थोड़े समय बाद हम लोग डिसाइड करते थे कि आखिरकार उसका एप्टीट्यूड क्या है, इस बेस पर कि वो कौन से स्पेल को इजीली यूज कर पा रहा है। ऐसा करने में काफी ज्यादा समय लग जाता था, पर जैसे ही स्टूडेंट अब स्कूल ज्वाइन करेंगे अब तो तभी ही पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके मैजिक में कैसा एप्टीट्यूड है। एफ्टल सोचता है कि नहीं, स्कूल में नहीं, जब उनका बच्चों का जन्म होगा तभी चेक करा जा सकता है कि उनका एप्टीट्यूड कौन सा है। इससे तो काफी ज्यादा समय बच जाएगा और फिर हम लोग सीधा उनके उन्हीं एप्टीट्यूड पर फोकस कर पाएंगे जिनमें वो माहिर हैं और वो लोग इससे और भी ताकतवर बन पाएंगे। एफ्टल अब कहता है कि चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, जिस पर अब मैरलिन कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो क्योंकि आप तो 4 एम्परर में से एक हो। लेकिन अब बाकी के बच्चे अब मैरलिन से कहते हैं कि नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या रिजल्ट आता है। एफ्टल भी अब अपने मन में सोचता है कि हाँ, सच बताऊं तो मैं भी जानना चाहता हूँ, भले ही मैं मैजिक के पूरे मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूँ, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या मेरे पास ऐसा करने का, यानी कि जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ वहां तक पहुंचने का क्या मेरे पास टैलेंट था। मैंने हर किसी से सबसे ज्यादा हजारों गुना ज्यादा ट्रेनिंग करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं श्योर हूँ कि बाकी के एम्परर ने भी काफी ज्यादा मेहनत करी होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनमें से सबसे ज्यादा मेहनत मैंने करी है। ऐसे बोलने के बाद वो भी अब अपने बालों को अब उन्हीं मैजिक वाटर के अंदर डाल देता है, लेकिन अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जो ट्यूब होती है वो तो कलरलेस होती है, उनके अंदर कोई भी कलर आता ही नहीं है। जो देखकर वही बच्चा अब रिपोर्ट देखकर कहता है कि अगर कलरलेस हो तो इसका मतलब है कि मैजिक का कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है। पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एफ्टल का जो एप्टीट्यूड है वो तो 0 हो। वहीं पर अब एफ्टल भी अब काफी ज्यादा शौक में होता है। वो अपने मन में कहता है कि कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं सही में बिल्कुल टैलेंटलेस हूँ। अगर एप्टीट्यूड नहीं है इसका मतलब है कि किसी भी स्पिरिट ने मुझे ब्लेसिंग ही नहीं दी है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है, मैं तो लाइटनिंग एम्परर हूँ। उसे परेशान देखकर मैरलिन कहती है कि जरूर हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट गलत कर लिया होगा।
फिर से ट्राई करते हैं। तब एफ्टल भी कहता है कि हाँ, हमसे जरूर गलती हुई होगी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब इसी तरीके से काफी बार चेक करते हैं, लेकिन बार बार ट्यूब के अंदर कलर आता ही नहीं है। और अब एफ्टल अब रियलाइज करता है, वो कहता है कि अगर देखा जाए तो बाकी सभी लोगों से सबसे ज्यादा मुझे समय लगता है मैजिक को सीखने में। मैं तो बस बार बार मेहनत करता था, इसी वजह से मैं सभी लोगों से बेहतर बन पाया था। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं आखिरकार बाकी के एम्परर्स को क्यों नहीं हरा पा रहा था, वो मुझसे आगे क्यों निकलते जा रहे थे। ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक का एप्टीट्यूड है ही नहीं। ये सब सोचने के बाद अब एफ्टल की अब हालत बुरी हो जाती है और अब उसे काफी ज्यादा खांसी भी आने लगती है, जो देखकर मैलिन को अब उसकी काफी ज्यादा चिंता हो जाती है। अगले सीन में अब एफ्टल की बुरी हालत हो चुकी है और वो अपने रूम में आराम कर रहा होता है। मैलिन उसके लिए बाहर गर्म पानी लेकर आती है, लेकिन एफ्टल उसे अंदर आने ही नहीं देता है। हम लोग को अब एफ्टल को भी दिखाया जाता है जिसकी काफी बुरी हालत है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे हमेशा से लगा था कि एक दिन मैं मैजिक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच पाऊंगा, लेकिन टैलेंट नाम की एक वॉल को मैं पार ही नहीं कर पाया। इस मोमेंट के अंदर मैंने अपनी सारी उम्मीदें और सारी विशेष को खो दिया है। लेकिन अगर सोचा जाए तो शुरुआत से मेरी कोई भी विशेष और होप थी ही नहीं। मैं इतना ज्यादा बेकार हूँ, काश मेरे पास और ज्यादा समय होता। मुझे लगा था कि मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा तो मैं फाइनली सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद एफ्टल अब रोता है और इसी तरीके से वो मर जाता है। मरने के बाद एफ्टल अब गॉड के पास पहुंच जाता है और हमें अब ये पता चलता है कि एफ्टल दरअसल अपने सेकेंड रीइंकार्नेशन के अंदर ही था। दरअसल उसके पास ये एक स्किल थी। ऐसा सब कुछ 50 साल पहले हुआ था और एफ्टल भूल गया था कि उसके पास ये स्किल भी थी। वहीं पर गॉडेस सब उसके सामने आती है। एफ्टल भी अब उसे कहते हैं कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर हम लोग सबसे पहली बार मिले थे। मैंने पहले अर्थ पर अपने आप को मार लिया था, उसके बाद मैं रीइंकार्नेट होकर इस दुनिया के अंदर आया था। जिस पर गॉडेस भी कहती है कि हाँ, काफी समय बाद मिल रहे हैं एफ्टल, तुम्हारी स्किल इंडोमिटेबल, उसकी वजह से तुम्हें ताकत मिली, जिसकी वजह से तुमने बिना गिव अप किए अपने गोल को पाने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क करी। ये सुनकर एफ्टल सोचता है कि क्या मेरे पास ये भी स्किल थी। अब समझ आया कि आखिरकार मैं इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करता था, वो भी बिना गिव अप किए। वहीं पर गॉडेस अब उसे कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी है सेकंड रीइंकार्नेशन की, क्योंकि तुम्हारे पास यही तो स्किल थी। अब फिर से तुम्हें मैं स्टार्टिंग की 2 बोनस स्किल दूंगी। पहले भी मैंने तुम्हें ऐसी ही स्किल दी थी। अब बताओ क्या इस बार तुम 2x ग्रोथ स्किल लेना चाहोगे? तो एफ्टल कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी भी मेरी मैजिकल नॉलेज है। अगर मेरे पास बस समय होगा मेहनत करने का और बेहतर बनने का तो उतना ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर गॉडेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब अपने मन में कहती है कि मैंने यही सुनना एक्सपेक्ट किया था। बिना मैजिक के एप्टीट्यूड के ही तुम 4 एम्पर की रैंक तक पहुंच गए। ऐसा सिर्फ तुम्हारी स्किल की वजह से नहीं था, बल्कि तुम्हारी जो मन की इच्छा थी उसकी वजह से भी था, वो भी स्किल के साथ साथ। तो ठीक है, क्या एफ्टल तुम अब रेडी हो? जिस पर वो भी कहता है कि हाँ। तो गॉडेस कहती है कि ठीक है, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारी इस बार की जर्नी कमाल की रहेगी। ऐसा बोलकर अब वो एफ्टल को रीइंकार्नेट कर देती है अब से 400 साल बाद। जी हाँ गाइस, अब से 400 साल बाद, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि एफ्टल तो अब एक बच्चा बन चुका है। वो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी एफ्टल की जो मेमोरीज है वो अब उसके पास वापस आ रही हैं। वो बाहर आकर अपने आप को शीशे में देखता है और याद करता है कि मैं तो एफ्टल हूँ, यानी कि लाइटनिंग एम्परर। तभी अब उसकी मॉम आकर अब उसे एकदम गले लगा लेती है और कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोए? वहीं पर अब इसकी वजह से तो एफ्टल को सांस ही नहीं आ पा रहा होता है। तो अब उसकी मॉम अब उसे छोड़ देती है और कहती है कि माफ करना, लेकिन अब ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है तो आ जाओ। तो एफ्टल भी मान जाता है और वो खाना खाने के लिए आ जाता है। खाना खाते हुए एफ्टल अब अपने मन में कह रहा होता है कि सेकंड रीइंकार्नेशन की वजह से, जो कि ऑफ कोर्स ये स्किल गॉडेस ने मुझे दी थी, इस वजह से मैं अपनी अभी 3rd लाइफ के अंदर हूँ। जब से मैं इस बॉडी के अंदर 4 साल का हुआ हूँ, तब से पुराने एफ्टल की मेमोरीज मेरे अंदर आनी शुरू हो चुकी है। इस बार मेरे पास समय है, तो इस बार मैं अच्छे से मैजिक को मास्टर करके रहूंगा। आज सुबह सुबह ही मुझे याद आया है कि मैजिक वाटर को कैसे बनाया जाता है, जिससे मैजिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट किया जा सके। तो चलो उसे ही ट्राई करते हैं। उसे ट्राई करने के बाद एफ्टल अब बाहर आ जाता है और अब वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था। ऐसा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब उसने वाटर वाला वही एक्सपेरिमेंट जब किया था, तो अभी भी जो कलर है वो तो आता ही नहीं है, यानी कि उसके पास मैजिक का फिर से कोई एप्टीट्यूड है
है ही नहीं। एफ्टल अब अपने मन में कहता है कि लगता है कि मेरी लिमिट्स जल्दी ही पूरी हो जाएगी इस दुनिया के अंदर भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पुरानी दुनिया के अंदर लेवल 10 की स्पेल को सीखा था। वो अब लेटा ही होता है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर से एक ड्रैगन उड़कर जाता है। वो देखता है कि इसकी आंखें तो क्रिम्सन कलर की हो रखी है, जो देखकर अब एफ्टल को समझ आता है कि इसका मतलब है कि इस ड्रैगन को किसी ने गुस्सा दिला दिया है और ये जो ड्रैगन है ये इस समय पर कैपिटल की तरफ जा रहा है हमला करने के लिए। एफ्टल भी समझ जाता है कि टाउन खतरे में है। वो अब देखता है कि उस ड्रैगन को रोकने के लिए काफी सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, तो अब एफ्टल भी जाने का सोचता है, लेकिन अब वो रुक जाता है और अब वो सोचता है कि अगर मैं अपने पीक में होता, मतलब अगर मैं अपनी पुरानी दुनिया वाले फॉर्म में होता तो मैं इस ड्रैगन का कुछ कर पाता, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं एक 4 साल का बच्चा हूँ, आखिरकार मैं क्या ही कर लूंगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं एक ऐसी बॉडी के अंदर रिइनकार्नेट होता जो कि मैजिक यूज कर पाती। ऐसा बोलकर अब एफ्टल अपनी पुरानी ओरिजिनल स्पेल को याद करने लगता है जो कि लेवल 10 एफ्टल थी। अब वो उसे यूज करने का ट्राई करता है और एक्चुअली में वो उसे यूज भी कर पाता है, जो देखकर वो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो अपनी इस स्पेल को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और अब इस स्पेल से एक काफी तेज लाइटनिंग निकलती है जो कि सीधा जाकर उस ड्रैगन को लग जाती है। इससे वो ड्रैगन अब भस्म होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर एफ्टल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मैंने कैसे कर दिया। सभी सोल्जर्स भी अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये ड्रैगन तो लाइटनिंग की वजह से मर गया, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। वहीं पर अब एफ्टल को भी अब समझ आ जाता है। वो कहता है कि लगता है कि इस दुनिया के अंदर मैं इस तौर पर रिइनकार्नेट हुआ हूँ कि मैं अपनी पुरानी लाइफ के एकदम बेस्ट मोमेंट वाले मैजिक को, यानी कि मैं उस समय वाले मैजिक को यूज कर सकता हूँ जब मैं सबसे ताकतवर हुआ करता था, और उस समय पर मैं जो मैजिक यूज कर सकता था उस मैजिक को मैं सिर्फ 4 साल की उम्र में ही यूज कर सकता हूँ। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को गाइस ये वाला एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।